तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है अभी। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत। और अभी एग्ज़ाम आने वाली है, यूपी पीसीएस कंडक्ट हो चुकी है कंप्लीट। प्रीलिम्स बहुत सारे लोगों ने दिया और बेसिकली क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसमें। तो क्या म्यूट कर भाई, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल स्टेट पीसीएस पे भी, और यूपीएससी तो है। तो अभी हमारा फोकस यूपीएससी को लेकर रहेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, किसी भी प्रकार के डाउट्स, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपने अपने टाइम पे अपना क्वेश्चन तैयार करें, उसी आधार पे आप अपना डाउट्स पूछें। और सबसे पहले आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम है 28 मई को। बहुत सारे लोग हैं जो इस साल दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है अगले साल दें आप में से। लेकिन जो ये लास्ट 10 डेज है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा काम किया जाता है अपने आप के कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए। पढ़ने के लिए ज़्यादा काम नहीं किया जाता इस समय हमें काम किया था अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए। कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको बेसिकली अपनी चीज़ों का रिवीजन करना, थोड़ा पॉजिटिव रहना, और बहुत सारे नेगेटिव एटीट्यूड वाले दोस्त होते हैं उनसे दूर रहना। वही ज़्यादा अच्छा होता है इस समय। पर कम से कम नई चीज़ों पे पढ़ने पे ध्यान दें, पुरानी चीज़ों के रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस रहें हम। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट या टॉपिक्स का इन्फॉर्मेशन की यदि मैं बात करूँ तो उनकी तो कोई अंत नहीं है। कितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप सोचिए कि सब कुछ पढ़ लें, ये पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पे ही डिसाइड करना होता है कि थोड़ा कितना पढ़े कि मेरा काम चल जाए। तो हमें केवल उतने पे ही फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो अभी हम आप लोग अपने अपने जो एक एक को मैं इसमें अलाउ करूँगा, आप एक एक करके अपने जो भी डाउट्स है अच्छे से पूछें और धैर्य से पूछें। और अगर जब तक संतुष्ट नहीं हो तब तक अपने क्वेश्चन रेज करते रहिए, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए अपना थोड़ा सा बताइए, आप इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर, वो ज़रूर बताइए, ताकि उसी हिसाब से आपको चीज़ें बताई जाए, ठीक है। बाकी बीच बीच में कोई चीज़ होगी तो मैं आपसे बोलते जाऊँगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर मैं इसी साल एग्जाम दे रही हूँ, यस आपको मैम। पता होगा। हाँ। सर मेरे कुछ डाउट्स हैं सी सैट को लेके। यस मैम। ऐसी टेस्ट सीरीज दे रहे थे सर। तो हमने मतलब मैक्सिमम पोर्शन मेरा रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को लेके मतलब थोड़ा रहता है। मैथ मेरी काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन जब से यूपी की प्रिपरेशन करी तब से उसको थोड़ा कम कर दिया, तो फिर वो छूट ही गई। हाँ। सर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, तो किसमें मैडम? एटलीस्ट मैथ में आती है, किस में आती है? मैथ में। ओके। मैथ्स में हम्म। तो सर रीजनिंग का और उसका कॉम्प्रिहेंशन का सोच रहे हैं कि वही पोर्शन अटेम्प्ट करें। तो सर मतलब हमने अटेम्प्ट किया था तो मेरे अराउंड करीब 24 ही सही आ रहे हैं। तो हमें यस। लग रहा है कि अगर सी सेट में मेरा रुक गया तो सर। बोलिए बोलिए, हाँ हाँ। सर ये मेरा फर्स्ट डाउट था। सेकंड ये है कि सर हमने जीएस वन का जो पेपर दिया था, तो उसमें मेरा जो राउंड है, जिसे सब बोलते हैं कि ये फर्स्ट राउंड, मतलब सारे 100 क्वेश्चन, क्योंकि सर एक एक क्वेश्चन को पढ़ना, उनके स्टेटमेंट पढ़ना, उनको ध्यान से पढ़ना होता है, तो टाइम लग जाता है सर। तो मतलब हम सोचते हैं कि 1 घंटे में उसको कंप्लीट कर दें, लेकिन हाँ। सर मेरा वो कितना ही कोशिश कर लें, 1.5 घंटे मेरा वो हो ही जाता है सर। क्योंकि ये सोचते हैं ना कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल वो कहीं भी घुमा देते हैं, तो सर मेरा ये हैंडल नहीं हो पा रहा। इस वजह से मेरा पेपर थोड़ा ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है। हमें मतलब पहले सही भी करने हैं, फिर सेकेंड राउंड में वो करने हैं जिनमें 50-50 में श्योर होते यस। हैं सर। इस तरीके से मेरा उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सर। पहले आप इन दो का दीजिए, फिर मेरे पास 3 और क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ओ, बहुत जल्दी। ओके, मैं दो बता देता हूँ, फिर आप तीन अपने रखिए, तब तक दूसरे को पूछ लीजिए, फिर आपको तीनों का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले आपका जो सी सेट वाला जो डाउट है, सी सेट में एक्चुअली में क्या करना है कि देखो, मैथ ये तो है कि आपको आती थी। अगर आपने उसको, मैथ ऐसे सब्जेक्ट है उसको 10-20 दिन या एक आध महीने आपने छोड़ दिया तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको मैथ के सारे क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन, जैसे मान लें मैथ के 20-25 क्वेश्चन का मैं एवरेज लेके चलता हूँ, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के समथिंग मैथ के आ रहे हैं। तो 25 क्वेश्चनों में से 5-7 क्वेश्चन यदि आप स्किप कर दोगे तो भी 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैथ के जिनको आप इजी वे में आसानी से विद इन टाइम कर सकते हो। 10 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा आपको घुमा देते हैं और आपका टाइम ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। तो मैडम सबसे पहली बात है कि आप मैथ को स्किप मत करो।
मैं यही कहूँगा आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा पार्ट किस टाइम किस ईयर टफ आ जाए। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्रीहेंशन पार्ट पे डिपेंड होके गए, वो फेल हुए थे 2021 के पेपरों में, 2022 के पेपरों में काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट काफ़ी ट्रैकी हो गया था। बहुत सारे लोग हैं जो केवल और केवल मैथ पे डिपेंड हो गए थे। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी है, मैथ बहुत ज़्यादा टफ आई थी उस साल। तो आप मतलब किसी एक पोर्शन पे डिपेंड ना हो करके थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों का आपकी कवर होनी चाहिए। इसलिए आपको मैथ को हो सकता है कि कोई ऐसा पार्ट जो आप कितना ही प्रैक्टिस करें नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो, लेकिन जितना आपसे हो सके, फॉर एग्जांपल लॉस प्रॉफिट, नंबर सिस्टम्स, परसेंटेज, जो सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है ना जिनको आप कर सकते हो, उनको तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए, उनको स्किप मत कीजिए। ठीक है, पहला काम ये करना है आपको, और करना वो ये PYQ से, नया कुछ बुक्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, बस PYQ से करना ये काम। ठीक है, सेकंड, और इसमें अमन ने जो वीडियो करवाए हैं उसमें आपको बताया भी गया, कुछ हो सकता है कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी उसमें बताई गई है। तो आपको जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझिए, नहीं आया क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं है। इसलिए पहला काम करना है कि आपको मैथ को स्किप नहीं करना है, ध्यान रखना। सेकंड काम, सीसेट में आपका यदि कंप्रीहेंशन पार्ट में आपकी एक्यूरेसी कमजोर है, इसका मतलब यह है कि आप कंप्रीहेंशन पढ़ते समय कॉन्सेंट्रेशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर नहीं कर पा रहे हो, और ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। तो आप डेली 2 पैसेज, 3 पैसेज, 4 पैसेज अभी भी पढ़ के उन क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। PYQ की ही पढ़िए, नहीं मत पढ़िए, ठीक है ना। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बड़ा इजी आता है, लेकिन रीजनिंग में करते समय आपको, रीजनिंग को सॉल्व करते समय की ध्यान रखना, आपको क्वेश्चनों में फंसना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के कई क्वेश्चन, सीरीज का कोई क्वेश्चन आ गया और यदि आप उसमें फंस गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए अपनी चीज़ों के, और आप अभी मत सोचें मेरे 24 नंबर आए हैं या 24 क्वेश्चन सही हुए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको ये सोचना है कि देखो मुझे अब 10 दिन बाद एग्जाम मेरी, कॉन्फिडेंस तो लूज करना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मुझे पेपर देना है, केवल और केवल सीधे सीधे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, क्योंकि सीसेट में मुझे कोई मेरिट नहीं बनाना, ठीक है ना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई सा ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए मैडम आप, 40 से 50 क्वेश्चन उसमें बड़े ही सिंपल टाइप के होते हैं, 30 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन उसमें इजी होते हैं यदि आपने थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करी है। उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखिए। हमारी कमी क्या होती है, मैथ का पेपर किया, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, मेरे से एक नहीं हुआ, एक नहीं, अरे छोड़ दो, कौन सा फर्क पड़ रहा है उस एक क्वेश्चन को करने से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए इस चीज़ के प्रति कि मुझे मैथ भी अटेंड करें, लेकिन सिंपल सिंपल क्वेश्चन, टफ है जिसको मैं अगर एक बार समझने की कोशिश करूँ फिर भी समझ में नहीं आए तो छोड़ दो, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने का समय नहीं है, बस ये काम आप कीजिए, ये आपका काम करना है आपको सीसेट में। सेकंड क्वेश्चन था आपका रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी पूछा था रीजनिंग सीसेट में टाइम मैनेजमेंट, मैडम देखो मैं फिर कर रहा हूँ, आप यदि क्वेश्चन पे फंस गए हो तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। मैथ और रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखने में लगोगे आपको इजी, लेकिन उसमें एक बार घुसने लगे तो आपको उसमें फंस जाओगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देने जिनको आप एकदम बहुत फास्टली निकाल के चले जाओ। सेकंड, कंप्रिहेंसिव पार्ट में कोशिश करो कि जिस कंप्रिहेंसिव पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है उसमें थोड़ा टाइम दे करके उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में उस कंप्रीहेंशन के पार्ट में टाइम कम देते हैं, और टाइम कम देने की वजह से जो तो कुछ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपने किए हैं वो गलत कर देते हैं। आप ये मत सोचो कि मुझे 2 घंटे में 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आप ये सोचो कि मुझे 2 घंटे में 60 करने हैं, लेकिन 60 इस तरीके से करने हैं कि कम से कम 40 प्लस मेरे सही निकले, ठीक है मैडम। आपको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ये ध्यान दीजिए। ये मत सोचो मुझे 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कुछ नहीं भी किए तो छोड़ो, लेकिन आपकी पढ़ने की फ्लो थोड़ी स्पीड आनी चाहिए कि आप 80 क्वेश्चन से गो थ्रू जरूर हो। ऐसा नहीं कि शुरू के 60 क्वेश्चनों में ही फंसे रह गए, लास्ट के 20 क्वेश्चन नहीं देंगे। शुरू में आपको स्पीड रखनी है, शुरू में इजी क्वेश्चन करने हैं और 80 तक पहुंचना है। उसके बाद आपको सोचना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन टफ है उस पर दोबारा छोड़ देना है, और इजी है उसको दोबारा सॉल्व करना है। ये टाइम मैनेजमेंट का यही फंडा है कि आप ये सारी चीज़ें आएंगे, आपको थोड़ा सा एक बार PYQ सॉल्व करके टेस्ट ही दीजिए PYQ की। कुछ मत सोचिए, घबराइए मत बिल्कुल भी। तो सर जब हम पहले टाइम मतलब पेपर सॉल्व करें तो उस टाइम केवल इजी वाले जो क्वेश्चन है उनको निकाल दें, और बिल्कुल, पहला सेकंड में कॉन्सेंट्रेशन आपका यही रहता है। मैथ रीजनिंग के वाले पार्ट है, मैं सीसेट की बता रहा हूँ। सीसेट में हमारी गलती हो जाती है कई बार, शुरू के 10 क्वेश्चनों में फंसे रह गए जो कि उस पेपर के सबसे टफ क्वेश्चन थे, और इजी क्वेश्चनों को हमने छोड़ दिया। और यदि जैसे मान लें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई लोगों के साथ क्या होता है कि वो 1 से 1.5 घंटे आगे टफ क्वेश्चनों में निकाल देते, बचेंगे लास्ट के 30 मिनट।
अब 30 मिनट में आएंगे इजी क्वेश्चनों पे। अब 30 मिनट में इजी क्वेश्चनों को जल्दी के चक्कर में इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जाएंगे। तो जहां आपको अपने नंबर बनाने चाहिए वहां तो आप गलत चले गए, और जहां बनाने की कोशिश की वहां ऑलरेडी आप पहले ही गलत में थे। तो इस चीज में मत फंसना, विशेषकर सी सेट के पेपर में, ठीक है। तो सर सेकंड वाले पोर्शन में जब आएंगे तो कॉम्प्रिहेंशन वाला मतलब पार्ट लेके और थोड़ा जो मैथ वाला पार्ट हो गए जो कर सकते हैं उसको करें, और थर्ड फेज में मतलब तो उसका सर टाइम किस तरीके से डिवाइड देखो, करना है टाइम थोड़ा। डिवाइडेशन से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं पेपर करने गया और मैंने पहले राउंड में ही 60 क्वेश्चन अटेंड कर दिए, चाहे वो 1.5 घंटे में ही हो। एक बार समझ जाओ, अगर मान लें कि मेरा, जैसे मैं ये मान रहा हूँ कि आप अपने पेपर में एनालिसिस करके देखिए एक बार, मैं सीधे आप अपने पीवाईक्यू को कीजिए एक बार और देखिए कि मैं 1 घंटे में कितना क्वेश्चन सीधे सीधे करके पहुंच रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप पहला राउंड 1 घंटे में दीजिए, दूसरा आप 1.5 घंटे में दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, मुझे पहले तरीके से मतलब पेपरों पे निकलना है जिनको मुझे आते हैं थोड़ी स्पीड से। मुझे किसी एक क्वेश्चन पे स्पेशली ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मेरा कहने का मतलब है। आपका मतलब ये होना चाहिए कि आप किसी एक क्वेश्चन पे अटको मत, एक क्वेश्चन पे कोई स्पेशल ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आप बस ये ध्यान रखिए, पढ़ते जाइए, जो आता जा रहा है उसको करते जाइए, जो लगता है कि इसका क्वेश्चन आप देने में अभी उतने सक्षम नहीं है उसमें स्टार लगा के छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कुछ एक क्वेश्चन को दूसरे को देखने के लिए सोचने लग गए, टाइम देने लग गए, ऐसा नहीं देना। जो क्वेश्चन आपकी पहली नज़र में हो पा रहा है उसको करते जाइए और छोड़ दीजिए, ये बेस्ट, ठीक है। और सर मैथ के लिए अभी इस टाइम प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ लिया था, और सर परसेंटेज इस टाइप के मतलब अभी केवल एनसीईआरटी के लगा लें 9th के क्वेश्चंस, और मतलब एक दो दो तीन घंटे देखे और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज मतलब सारे सॉल्व कर लें, क्योंकि मैं सीधे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम देके हाँ मतलब ठीक कर लें। आप देखो, ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, आप पीवाई को सॉल्व कीजिए, वहीं से आपको सारे मैथ के फॉर्मूले, सारे टाइप के क्वेश्चन 10 साल में आ जाते हैं, और आपको हर जी टाइप का एक एक क्वेश्चन कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सेट करवाएगा, उसमें कुछ ट्रिक्स बताई गई, उनको जरूर ध्यान रखें, उनसे बहुत फास्टली आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। जी जी सेकंड सर। आपका शायद आपका था जीएस का, ठीक है ना, सेम स्टेटस आपका जीएस का है। आप पहला राउंड का मतलब ये मत सोचिए कि मुझे पहला राउंड 1 घंटे में देना है, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कई बार, क्योंकि आप टाइम के चक्कर में अपनी स्पीड इस हद तक बढ़ा देते हो कि आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक पेपर करने बैठा, मैंने पहला राउंड विद कॉन्सेंट्रेशन बड़ी एक्यूरेसी के साथ मैं मान लो 70 क्वेश्चन पे 60 क्वेश्चन पे पहुंच गया, और दूसरा मेरा ही साथी जो मेरे पास में बैठा हुआ है उसने पहले टाइम फिक्स कर रखा था कि मुझे 1 घंटे पहला राउंड देना है, तो उसी स्पीड से क्वेश्चन से गो थ्रू होगा, तो उसमें एक्यूरेसी उसकी डाउन होगी, और हमारे लिए एक्यूरेसी डाउन होना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी, ठीक है ना। चाहे मैं क्वेश्चन 80 करूँ लेकिन ढंग से करूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी सर। हाँ यस मैम, दोनों में ध्यान रखना, किसी भी पेपर में किसी भी एग्जाम में आप पहली नज़र में सोचिए कि मैं इसका आंसर देने में सक्षम हूँ, तो ही उस पर टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आंसर देने में सक्षम नहीं हूँ तो उसको उसी टाइम स्किप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कोई आपको हो गया मैडम दोनों क्वेश्चन? सर 2 हो गए अभी, छोटे हाँ, छोटे 2 और। आप एक बार कोई और पूछ लिया, आपका तीसरा क्वेश्चन का जवाब दूंगा। नेक्स्ट कोई और पूछिए आप। हाँ मोहम्मद जी पूछिए, किसी क्वेश्चन है आपका? हाँ सर। हाँ नवनीत जी पूछिए। जी जी पूछो। हमारा हम पहले सबसे पहले सर आपको प्रणाम। प्रणाम आपको भी। सर हमने दो बार यूपीपीसीएस का न्यूज़ लिखा भाई है। आप एक मिनट नवनीत, प्लीज आप दूसरे लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए, जब आपसे क्वेश्चन के लिए बोला जाएगा तो आप अपना अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जी आप म्यूट कीजिए इसको। सर हमने यूपीपीसीएस का 2 बार मेंस लिखा है, यस। और अभी तक मतलब हमारे 765 नंबर थे 1500 में, हाँ हाँ। और हमारे ऑप्शनल हिंदी मतलब ज्योग्राफी हिंदी मीडियम से है सर। तो पिछली बार तो ज्योग्राफी में अच्छे नंबर, आज अभी यूपीपीसीएस का मार्क्स आया है 2022 वाला 22 भी, वाला। तो इसमें हमारे सर मार्क्स ऑप्शनल में थोड़े से कम हो गए हैं, 187 नंबर ही मिला है। फर्स्ट पेपर में 84 और सेकंड में 107 शायद मिला है, और ओवरऑल सर हमारा 741 नंबर बना है।
और GS 4 में है मेरा सर 90, GS 3 में 99, GS 2 में 103, GS 1 में 81, हिंदी में सर 87 और एसए में 90। तो सर हाँ, और पिछली बार सर हमको ज्योग्राफी ऑप्शनल में अच्छे नंबर मिले थे, 218 मिले थे, पहले में 125 और दूसरे में 93 मिले थे। अभी तक हम सर यूपीएससी एक भी बार अटेम्प्ट नहीं दिए हैं। अच्छा। तो हम सोच रहे हैं सर कि यूपीएससी में हमारा सर बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन सर ये 20 दिन हम रिवाइज नहीं कर पाए, क्योंकि यूपी पीसीएस देना था। तो हमारा इस बार भी सर 90 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी आंसर की आई है। तो हो इस जाएगा बार भी 90 प्लस पे, जी तो लग रहा है कि हो जाएगा चांस। 90 प्लस हो जाएगा। सर मेरिट क्या उम्मीद है जाने की इस बार यूपी देखो पीसीएस? कट ऑफ का तो कुछ नहीं, लेकिन 90 प्लस क्वेश्चन है तो आप पॉजिटिव रहिए, आप मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है जी ना। सर। तो सर हमारा यही डाउट है कि सर हम ये यूपीएससी में हमारा 20-25 दिन हम पढ़ नहीं पाए, तो हमें क्या करना चाहिए? अब आप 28 तारीख को देना चाहते हो, जी सर। कुल मिला के आपका ही है, जी सर। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, देखो जैसे जितना आप पढ़ पाए उतना ही हम पढ़ पाए यूपीएससी के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली में अब आपको जो 10 दिन जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने भी कोई खास पिछले 10-20 दिनों से रिवीजन नहीं किया। अब आपको क्या करना है कि डेली एक सब्जेक्ट को लेके बैठना है। फर्स्ट जैसे पॉलिटी मैंने पिक किया, पॉलिटी आपने लिया, पॉलिटी के जहाँ जहाँ से आज तक आपने पॉलिटी पढ़ रखी है पहले से, मैं ये नहीं बोलूँगा आप नहीं पढ़ने बैठे, जहाँ तक आज तक पढ़ रखी है आपने, चाहे यूपीपीसीएस के लिए पढ़ी हो चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ी हो, जहाँ जहाँ से आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, चाहे वो अपने नोट्सों से पढ़ी हो या लक्ष्मीकांत से पढ़ी हो, उसको निकालो बैठ के, एक दिन बैठ के आराम से, सुबह से लेकर के रात तक यही काम करना है आपको, अच्छे से उसको बैठ के निकालो, ठीक है। उसके बाद एक पीडी 365 पॉलिटी की अगर आपने बेसिक पढ़ लिया, पीडी 365 पॉलिटी पढ़ने में आपको मुश्किल से 2 घंटे नहीं लगेंगे, 1-1.5 घंटे में उसको खत्म कर देंगे। तो ये करो एक बार। सेकंड, उसके बाद आपको ये काम करना डेली, भाई डेली इतना तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा आपको मैनेज। अब आप सोचे कि मैनेज नहीं करना पड़ेगा, रिवीजन प्लस आप कम से कम 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए पॉलिटी, बस एक दिन एक काम कीजिए, दूसरे दिन फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, चाहे नेक्स्ट दिन आपको ज्योग्राफी उठा लीजिए, फिर तीसरे दिन इकोनॉमी उठाइए, चौथे दिन, ऐसे करके 6 से 7 दिन आपको थोड़ा सा कम से कम पढ़ाई में मैं मानता हूँ 12-13 घंटे करना ही होगा। और ये पार्ट आपका रिवीजन का है, तो रिवीजन मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा, क्योंकि पॉलिटी चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ लो चाहे यूपीपीसीएस के लिए पढ़ लो, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें, है ना, कि किसी प्रकार से इकोनॉमी का कोई खास डिफरेंस नहीं। अभी आप इतना कीजिए बस, पर डे कम से कम एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए और देखिए कितना कर पाता है, ठीक है ना। जी मेंस की चीज़ों को छोड़ देना, जो चीज़ मेंस के लिए आती है उसको स्किप कर देना, भाई ये मेंस में आएगा छोड़ दो, ठीक है ना। जो पार्ट मेंस में आता है उसको छोड़ दो, प्री के पॉइंट ऑफ शिफ्ट करो बस, ठीक है। सर। और एक एक सर सब्जेक्ट में एक एक पीटी 365 जरूर करो बस। जी सर। तो सर ये अब ये तो हो गया सर, सीसैट में सर यूपी का तो सीसैट इजी आता है, तो हम 60 प्लस यूपीएससी कर का ले। सीसेट देने के लिए आप 2013 से पेपर उठाइए, और मुझे नहीं लगता कि 10 साल के पेपर आप कर पाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आप 5 साल के पेपर ही कर लो, पिछले 5 साल के पेपर ले लो, उन्हीं को सॉल्व कर लो बस, सीसेट जी सर। सर उन्हीं हम को कर लो प्रैक्टिस में। यूपीएससी में सर हमारा जैसे पीवाईक्यू जितने भी आए हैं वो सब सारे तैयार हैं, जितने भी बस तो पीवाईक्यू फिर आए। रिवीजन करने में क्या दिक्कत है, फिर तो आप इजी कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे, जी सर। है ना। लेकिन उनको हल जरूर करो एक बार, अच्छा सर। एग्जाम हॉल में जाने से पहले उनका सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी जी है। सर। जी डेली सर। सोते टाइम 10-20 क्वेश्चन निकाल दो, सुबह एक बार खाली बैठे कभी मन खराब हो गया तब निकाल दो, लॉजिक लगाओ, कुछ भी करो, आपको जो मन कर रहा है करो, है ना, लेकिन उसमें साथ में उनका सॉल्यूशन देखते रहिए, इतना तो सर करो कम से कम, ठीक है। हमारा ज्योग्राफी हिंदी मीडियम से तो मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इस बार भी यूपीएससी के लिए भी डाल दिए हैं। देखो यार तो एक हमको बताओ, ये हमारा कहने वाली बात है कि मेरा मीडियम है, मेरा सब्जेक्ट है, यूपीएससी में ज्योग्राफी वाले भी 300 टच किए हैं, 300 क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट कोई भी हो आपका, देखो अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना सब्जेक्ट की, तो वहाँ लैंग्वेज और आपका सब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्योंकि जिस साल हो सकता है आपके नंबर 170 से आए, उसी साल यूपीपीसीएस में किसी के नंबर 250 से भी टच किए होंगे, उससे ऊपर निकले होंगे, ठीक है ना, किसी न किसी के निकले होंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आपने अभी तक 2 साल दिए हैं उसको चेंज करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और हो सकता है किस्मत खराब हो जाए, जैसे इस बार यूपीएससी का अब रिजल्ट आने वाला है कल या परसों, मतलब 2-4 दिन में, विद इन
अब बहुत सारे लोगों ने, पिछली बार मैंने देखा कि हिंदी मीडियम में हिंदी लिटरेचर के नंबर बहुत अच्छे ठीक ठाक आए थे लोगों के। अब बहुत सारे लोगों ने अपने सब्जेक्ट चेंज करके एग्जाम दिए, तो देखते हैं उनका रिजल्ट क्या रहता है। कभी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप सब्जेक्ट चेंज करना ज़्यादा ठीक नहीं है यदि आपकी मजबूती है उस सब्जेक्ट में तो, और यदि आपको लगता है कि थोड़ा कमज़ोर है मेरा तो सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। तो इससे नहीं घबराइए। अभी आप ये सोचिए कि मुझे प्रीवियस ईयर का जब मैंने पेपर दिया था 2022 का, वहाँ कौन सा कमज़ोर पॉइंट रह गया कि मेरे 30 नंबर 25-35 नंबर डाउन हुए, उसको पहले पकड़ो, है ना। तो इसी सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अभी तो आप 2023 की एग्जाम दीजिए यूपीएससी की। ठीक सर, धन्यवाद आपका। जी, नेक्स्ट। आप में से किसी और क्वेश्चन है? ये तुषार गुप्ता जी उठा रहे हैं। तुषार गुप्ता जी पूछिए। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं 2025 में सर अटेम्प्ट देना चाह रहा हूँ सर अपना। ओके ओके, अभी क्या करते हो? मैं सर अभी कुछ नहीं, मैं अभी बीएससी कंप्लीट हो गई है मेरी। ग्रेजुएशन, मैं अंडर अभी ग्रेजुएशन हो या कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, कंप्लीट हो चुकी है सर। हाँ, कब हुई? इस साल? हाँ, ये 2019 से 22 का बैच था सर मेरा। मतलब 19 से 22, ठीक है। अभी क्या कर रहे हो फिर? तैयारी में मैं लगे हो सर या कोई जॉब करते हो? नहीं सर, मैं अभी एमए कर रहा हूँ सर हिस्ट्री से। अच्छा ओके। और तो सर मैं ये मतलब मेरा मतलब एक तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, एक मैं जनरल से हूँ, तो मैं सर ये सोच रहा मैं मतलब पहले या दूसरे पहले मेरा अटेम्प्ट क्वेश्चन में। ये है आपसे कि 2025 क्यों, 2024 क्यों नहीं? सर 2024 मेरी अभी सर तैयारी बिल्कुल भी मतलब बेसिक भी मेरा यू इतना हैव क्लियर 1 नहीं है ईयर इसमें यार, सर। सर वो एक साल मतलब बहुत होता है, समझे। कहते हैं सर थोड़ा 1.5 साल चाहिए मतलब हिंदी मीडियम के लिए, इसलिए सर ऐसा मैं। कुछ नहीं है, आपको हम बताएंगे वैसे करो, आप एक साल में धमाल मचा जाओगे। कहाँ 2 साल तक का इंतजार कर रहा हूँ? आपको पता है एक साल निकलते कितना बड़ा कंपटीशन हो जाता है, आपकी एज इफेक्ट कितना काम करती है, ठीक है ना। और अभी तक आपने अटेम्प्ट तो दिया नहीं, तो अटेम्प्ट नो काउंट करने सर। की सोचो मत। तो 6 का अटेम्प्ट बहुत होते हैं भाई, है ना। 6 अटेम्प्ट बहुत सफिशियंट होते हैं। अगर सिलेक्शन होता है तो कहीं के लास्ट अटेम्प्ट तक निकल ही जाता है। उस बात से मत घबराओ, मेरा अटेम्प्ट है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जब आपकी आपका एक्शन जिस दिन होना चाहिए और उसकी प्रिपरेशन में यदि ज़्यादा टाइम होता है ना तो क्वालिटी कमजोर हो जाती है। समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ? अब आप 2025 का, चलो आपका है, मैं ये चेंज नहीं करना चाहता, मैं आपको 2025 का तरीका बताऊंगा। बस मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि 2025 ही क्यों, सर ये 2025 एक में क्वेश्चन था। इसलिए कर रहा था क्योंकि सर मेरी अभी एनसीईआरटी में अभी मतलब पढ़ ही रहा हूँ, मेरी 6 देखो 7 यार 8 अभी। तुषार, आप कोई और काम करते हो, जॉब करते हो, कुछ बिजी करते हो, मतलब नो सर, मैं भी 24/7 आप यूपीएससी को देते हो या किसी और चीज को भी देते हो? नो सर, मैं यूपीएससी को भाई देता हूँ, आपके मैं लिए एक साल डेडिकेट बहुत भी हूँ, मैं तो सफिशियंट है, दे सकता हूँ बहुत मैं। बहुत सफिशियंट है एक साल। अगर आप एक साल 10 से 12 घंटे पढ़ गए ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो मैं सर नहीं जनरल से सोचता कि आपको जो मतलब 2 जैसे। साल चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। इतना यूपीएससी की तैयारी में इतना कुछ है नहीं है भाई। अगर आप 24 घंटे पढ़ने वाले हो, आपके पास मतलब कोई और काम नहीं, जॉब वगैरह नहीं है, तो आपके लिए कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं है। आपके पास एक साल बहुत सफिशियंट टाइम है। और मुझे इतना पता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपका इतना बेसिक तो होगा कि आप कुछ हद तक चीज़ें समझते होंगे यूपीएससी के बारे में, बिल्कुल जीरो तो होंगे नहीं, जी जी। ठीक है ना। जी आपको सर, बेसिक मतलब तो पता पैटर्न होगा वगैरह सब यूपीएससी तो ये। मतलब अच्छे से है। हाँ, हाँ, ये तो सब सही है सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं पहले या दूसरे अटेम्प्ट में मतलब जनरल से मेरे को आईएएस मिल ही जाए, भाई मतलब पहले अटेम्प्ट ये में है मिल जाएगा, मेरा। दूसरे अटेम्प्ट की क्यों सोचो, ठीक है ना। नहीं सर, जैसे मेरिट का रहता है ना सर, 80 से नीचे जाती है उस हिसाब देखो से। वो चीज़ें कोइंसिडेंटली होती है, उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो अभी, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मुझे बेस्ट करना है ताकि मेरे बेस्ट नंबर आए। आप अभी डिसाइड मत करो कि मेरे को अंडर 100, क्योंकि अंडर 100 में जाना कोइंसिडेंटली होता है, ठीक है ना। उस समय आपकी बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारी चीज़ें वेरिएशन करती है। आपको ये सोचना है कि मेरी मेंस की और प्री की तैयारी, क्योंकि अभी इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, मेंस की और प्री की तैयारी इस हद तक होनी चाहिए कि मैं सारे सिलेबस को विथ फैक्ट और कॉन्सेप्ट से आंसर राइटिंग और पीवाईक्यू को सोल्व करके कर लूँ। ये होता है तैयारी। अगर आपकी इतनी तैयारी है तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं अंडर 100 तक आ सकता हूँ, ठीक है। जी सर। अगर आपने प्रेशर मारा कि नहीं मुझे अंडर 100 ही आना, अंडर 100 ही आना है, तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अंडर 100 मैंने बहुत प्लान किया, मतलब अंडर 100 आना आना आना। अंडर 100 आने वाले के मतलब हर साथ ये बहुत अंडर 100 आना एक कोइंसिडेंटली इंसिडेंट होता है भाई, ठीक है ना। अंडर 100 कोई प्लानिंग से नहीं आया जाता, वो अचानक से आते हैं अंडर 100। सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाए, मेंस का पेपर आपका अच्छा हो जाए, जीएस 1 2 3 ऐसे सब अच्छा हो जाए,
फिर अच्छे से आपको साल नंबर मिल जाए, फिर इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा हो जाए, तब जा करके आप अंडर 100 में पहुँच पाए। लेकिन आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमारा कॉन्सेंट्रेशन इस फैक्ट पे होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा, करंट अफेयर्स मैंने अच्छा तैयार किया है नहीं किया, आंसर राइटिंग में मैंने कोई कमी छोड़ी है नहीं छोड़ी, और मैंने टेस्ट सीरीज दिया नहीं, ये करना होता है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं अंडर 100 में जाने की पूरी क्षमता रखता हूँ, ठीक है ना। उस कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान दीजिए, अभी आप समझ पा रहे हो, उस पर फोकस कीजिए, और ये महसूस मैं किस कैटेगरी से क्या है, मुझे बस आपको कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, बस मुझे अंडर 100 जाना है, तो कम से कम इस लेवल की मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए बस, ठीक है ना। जाना नहीं जाना भगवान पे छोड़ देना बाद में, अभी आपको अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्सेंट्रेशन करना है, ठीक है ना, कि हाँ मेरा ये मेरा टारगेट है अंडर 100, मतलब मुझे एटलीस्ट इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि एक संभावना है कि मेरे अंदर 100, ठीक है ना, उस पर फोकस करो। उसके लिए आपको एक साल बहुत सफिशियंट है यदि आप दोगे, ये मेरा तो सर जैसे हाँ। जी सर, तो सर मतलब आप थोड़ा स्ट्रेटेजी बता देते, क्योंकि सर यहाँ पे तो गाइडेंस की थोड़ी मेरे को कमी लग रही है इस वजह से, मतलब 24 के लिए भी और 25 के लिए भी। सर देखो सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप 24 के लिए देना चाहते हो तो अगले कम से कम 4 से 5 महीने फोकस करो बेसिक एंड स्टैटिक, करंट को केवल पढ़ो, करंट आपको जैसे अखबार पढ़ते जाओ तो उसमें से कुछ चीज़ें नोट डाउन करते जाओ, अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने की आदत है, एक आध दो एडिटोरियल पढ़ के उसको नोट डाउन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक को बहुत मजबूत करना है, ठीक है ना। बेसिक को मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी से अच्छे से समझ के निकलना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करते हुए समझना है कि आजकल क्या ट्रेंड होता है यूपीएससी की, आपको यूपीएससी की डिमांड को पकड़ना है, सबसे पहला काम डिमांड को, उसके बाद आप अपने आप प्लानिंग बनाते जाओगे। अगर आप जब तक डिमांड को पकड़ नहीं पाओगे आपको पता नहीं चल पाएगा मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ। कई बार लोग बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमसे पूछता है कि यार आपने बुक पढ़ी, हम बोलेंगे हाँ पढ़ी थी, लेकिन हमने किस नज़रिए से पढ़ी और आप किस नज़रिए से पढ़ रहे हो, दोनों में एक अंतर होता है, ठीक है ना। जब हम पहली बार पढ़ने बैठे उस बुक को तो हमें लगा कि हम ज़्यादा चीज़ निकाल नहीं पाए, लेकिन जब आप सिलेबस को समझ जाओगे, यूपीएससी के क्वेश्चन की ट्रेंड को समझ जाओगे, यूपीएससी की डिमांड को समझ जाओगे, तो आपका माइंड उसी लेवल पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यदि हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ मॉडर्न हिस्ट्री को मैं 4 भागों में क्लासीफाई करके पढ़ूंगा, 18th सेंचुरी का बिफोर, 18th सेंचुरी का आफ्टर, फिर ब्रिटिश काल को 3 फेजों में पढ़ूंगा और एक पोस्ट इंडिपेंडेंट, इस आधार पर मैं उसको पढ़ूँ। अब इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, लेकिन ये चीज़ आप समझ पाओगे जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं और आप थोड़े यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू किए। तो तुषार सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन करना है यूपीएससी की डिमांड को समझना कि आखिरकार यूपीएससी मांगता क्या है। जब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे एनसीईआरटी में से कौन सा पोर्शन पढ़ना है, मुझे किसी स्टैंडर्ड बुक का कौन सा पोर्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू सॉल्व करना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीज़ों को ज़्यादा यूज कर पाओगे। जैसे आपसे बोल दिया फैक्ट पढ़ो, लेकिन आपको पता नहीं कि उस फैक्ट का यूज कैसे करना है, क्या काम का वो फैक्ट, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये फैक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, वहाँ मैं इस फैक्ट को यूज कर सकता हूँ, तो मैं उसी को याद करूँगा, बाकी फैक्ट पे मैं नज़र कम रखूँ। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर आप 2024 में करना चाहते हो, पहला काम आपको पीवाईक्यू विद सिलेबस अच्छे से समझना है। इसके लिए आप चाहे तो 1 वीक इसमें टाइम दीजिए, मैडम वेट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सेकंड, दूसरा आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्या है, इसके कोई या तो हमारे वीडियो देख लीजिए, आप किसी की क्लास देख सकते हो, हमने भी अच्छा पढ़ा है, चाहे आप किसी भी क्लास देख सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा मत देखो, लेकिन एनसीईआरटी की डिमांड समझिए क्या है एनसीईआरटी में। और तीसरा काम स्टेज आपको करना है, ये स्टैंडर्ड बुक रखिए, क्लास नोट्स रखिए और एनसीईआरटी रखिए, और फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको अपनी नोट्स और तैयारी चालू करना है। डेली रिवीजन और एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग और पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए, आपकी 10 महीने में तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आपको कहीं धोखा नहीं जाएगा, ठीक है। पहला अटेम्प्ट बहुत बढ़िया होता है क्योंकि पहला अटेम्प्ट में आपके पास इंटरव्यू नंबर बढ़िया अगर आपने थोड़ा अच्छा किया, ठीक है जी सर। तो साथ ही देखिए, एक बार सोचिए, अगर आपको लगता है कि 25 की करनी है तो मैं अगली बार लाइव आऊँगा, उसमें 25 का बता दूंगा, ठीक है। अभी आप 24 के बारे में एक बार सोच लीजिए इसको, ठीक है। अगला ओके सर, थैंक यू सर। हाँ मैडम पूछिए आप, मैडम आपने कुछ क्वेश्चन किया था, कोमल गुप्ता जी पूछिए। सर पहले मेरा एक क्वेश्चन था सर, राजकुमार समारिया। चलो राजकुमार जी पूछ लीजिए आप एक बार। बस सर मुझे सर यही वाला अटेम्प्ट देना है सर, 23 वाला। तो सर मैंने सिलेबस भी पढ़ दिया है, मैंने सर रिवीजन भी कर दिया है, लेकिन सर टेस्ट सीरीज में स्कोर कम जा रहा है सर फुल लेंथ में।
तो अंदर से कौन सी कॉन्फिडेंस नहीं आ कौन रहा सी है। टेस्ट सीरीज दे रहे हो आप राजकुमार जी? सर विजन का भी दिया था सर, संस्कृति का मैंने ज्वाइन किया था यही मुखर्जी नगर में अच्छा सर। हाँ, संस्कृति वाला हाँ। और सर विजन का किया था, दृष्टि का भी लगाया है सर, तो स्कोर नहीं बन पा रहा है सर। विजन में थोड़ा ठीक ही कर रहा है, संस्कृति में खास अच्छा नहीं बना। सभी टेस्ट दे दी तीनों के? हाँ सर, संस्कृति की एंड हो गए तो वो टेस्ट के लिए हुई थी मैंने, तो 5 फुल लेंथ थे, तो उसमें से 2 में तो अच्छा रहा, लेकिन 3 में अच्छा नहीं रहा सर। तो फिर विजन वाला लगाया सर, तो मेरा जो अभ्यास था सेकंड वाले अभ्यास में कुछ खास नहीं रहा, फर्स्ट वाले में ठीक रहा। तो फिर सर फिर ऐसे अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि दूं कि ना दूं, क्या समझ नहीं आ रहा। अभी आप एक काम कीजिए, जो भी आपने अब जी तक टेस्ट दिया उनको उनके सोच समझ याद कीजिए बस, ठीक है ना? जी पहला काम आप ये मत सोचो कि आपके कितने नंबर वहाँ आए थे कितने आए थे, बस मैं एक चीज़ कहता हूँ, है ना? मेरा बस एक थोड़ा सा चीज़ आपको ध्यान में रखिए कि जी मैंने कई बार, आप शायद मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, मैं ये कहता हूँ टेस्ट सीरीज आपकी लर्निंग के लिए है, टेस्ट सीरीज आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है, टेस्ट सीरीज आपके मूल्यांकन के लिए है। जी टेस्ट सीरीज के आधार पर आप अपना मूल्यांकन मत कीजिए, क्योंकि जिस समय आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसका माहौल और यूपीएससी के एग्जाम का माहौल दोनों में डिफरेंस है। एक जैसा माहौल किसी भी सिचुएशन में किसी बंदे के साथ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? सेकंड चीज, आप टेस्ट सीरीज सीखने के लिए देते हो, एग्जामिनेशन हॉल आप पास होने के लिए देते हो। दोनों जी का सर। प्रेशर और दोनों का तरीका एकदम अलग होता है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको समझना सीखना है कि मैं कोई चीज यूज करना चाहता हूँ, क्या ये सही हो सकती है एग्जाम में या नहीं हो सकती, इसको चेक कैसे करूँ, इसको चेक करना है मुझे टेस्ट सीरीज के माध्यम। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैंने जो किताब पढ़ी है वो तो मैंने पढ़ ली, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए जो हो सकता है यूपीएससी मेरी हेल्प कर सके, वो कहाँ से मिलेगी? टेस्ट सीरीज से। तीसरी बात कि मैं कई बार गलती कर देता हूँ, तो वो गलती चेक करने का तरीका मुझे पता होना चाहिए कि कैसे गलती अगली बार ना हो, वो कहाँ से करना है मुझे टेस्ट सीरीज से। इसलिए हम टेस्ट सीरीज देते हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज से कभी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अब आपको जी कुछ नहीं सर। करना है, जो टेस्ट सीरीज दिया उनको याद करो एक बार। सेकंड, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू से अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आइए, क्योंकि इस समय आपका कॉन्फिडेंस में होना ही आपकी तैयारी का 50% पार्ट है। यदि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस में ही नहीं रहेंगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा काम एग्जामिनेशन हॉल में आएगी नहीं। ठीक है। आपकी जितनी तैयारी है बहुत सफिशिएंट है, बस आप सोचिए कि मुझे कैसे लॉजिक लगाने हैं, मुझे कैसे इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है, मुझे कैसे ऐसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं जिनमें मेरे पास 50% इंफॉर्मेशन है, उन पे फोकस कीजिए और रिवीजन, और नई जी चीज सर। बिल्कुल मत पढ़िए। अब टेस्ट मत दीजिए, बस अपना आगे बढ़िए, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक, ओके। एक मैडम ने क्वेश्चन आपका हो गया? सर ये एनसीईआरटी किस क्लास की पढ़े सर, किस क्लास से? अच्छा गौरव सिंह जी, मैं बताता हूँ, बस एक किसी ने कमेंट पर क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर देता हूँ, है ना? आपको बताता हूँ, एक मिनट। सर आई एम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ सर, मैं पॉलिटी के नोट्स बना रहा हूँ, मेंस के लिए प्लीज बताइए नोट्स कैसे बनाते हैं। अच्छा ठीक है, एक्चुअली में एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप अपने नोट्स बनाने बैठे, कोई भी दोस्त जो मेरे 2024 में एग्जाम देने चाहते हो, नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम देने चाहते हो, नोट्स बनाना एक बड़ी बड़ी आर्ट मानी जाती है। अगर नोट्स बनाना आपको अच्छे से आता है तो आप बहुत कुछ अच्छा करके निकल जाते हैं। नोट्स की अपनी अपनी अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कई लोग चार्ट में ही सब कुछ घुमा देते हैं, कई लोग टेबल के थ्रू सब कुछ कर देते हैं, है ना? सब चीज़ें मतलब ऐसे कर देते हैं। एक्चुअली में नोट्स बनाते सर समय एक आपका मिनट, सबसे पहला सॉरी काम, सर, एक मिनट और सर। सर देखो ऐसे सर, वो क्वालिटी में जो कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं सर जिसमें टेस्ट सीरीज में उनका कुछ दिया रहता है, लेकिन सर मंजित सर ने ऐसे बताया था राष्ट्रपति वाले संदर्भ में कि जो क्षमादान की शक्ति होती है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर यूपीएससी पूछता है तो हमको ये बताना है कि हाँ राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का नहीं कर सकता है, लेकिन सर विजन वाली टेक्स्ट सीरीज वो बोलती है कर सकता है, तो उसमें ऐसा ऐसा कंफ्यूज हो रहा है सर। ऐसे टेंशन मत करो, आप जाइए एनसीईआरटी में गूगल निकाल के देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है, वो करेक्ट है, ठीक है जी ना? सर। जो एनसीईआरटी बोलेगा वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना? आपको कोई भी चीज़ डाउट में है तो आप चाहे तो आप एक बार से, हमारे संविधान के अंदर कोई प्रोविजन डाउट है, डायरेक्ट संविधान, मेन संविधान की पीडीएफ ही खोल लीजिए आप, उसमें चेक कीजिए क्या करेक्ट है, ठीक है ना? जो गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन है वो करेक्ट है, ठीक है ना? जी मेरा बताना या किसी कोचिंग का बताना करेक्ट नहीं होता, यूपीएससी गवर्नमेंट के वाली चीज़ को ही मानेगा। अगर एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है?
तो अच्छा, मैं इसको क्वेश्चन मेंस का कभी भी आप नोट्स बनाए 2-3 चीज ध्यान रखना। मेंस के नोट्स नहीं, आपको मेंस और प्री के दोनों के नोट्स साथ में बनाने। पहली चीज ध्यान रखना, देख बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, जिस टॉपिक के मैं नोट्स बनाने जा रहा हूँ मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला काम, देखो ऐसा नहीं कि मैं किसी टॉपिक के नोट्स बनाने जा रहा हूँ तो डायरेक्ट बैठ गया और खाने लग गया, यार ऐसे ऐसे बना दिए 2-4 खत्म हो गया। मेरे भाई, जब सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे इस टॉपिक से, उसी ट्रेंड के बेस पे मुझे हमेशा नोट तैयार करना, ठीक है ना। अब नोट्स में बेसिक 3 थीम होनी चाहिए। पहला जो टॉपिक आप देख रहे हो उसको समझ जाओ कि वो क्या है, उसके बारे में 2-4 लाइन अगर आप समझ जाओ तो ठीक। और ध्यान रखना, नोट्स कभी कॉपी नहीं होती किसी किताब की, नोट्स किसी नोट्स की कॉपी नहीं होती, नोट्स किसी एनसीईआरटी बुक की कॉपी नहीं होती। ध्यान रखना, अपने नोट्स का मतलब है कि मैंने 3 सोर्सेज पढ़े और 3 सोर्सेज में से पढ़ने के बाद में ये समझा, मेरे माइंड में ये समझ आई, उस समझ को लिखो और उस समझ के लिए जरूरी फैक्टों को लिख दो, तब जाके आपके नोट्स बनते हो खुद के। हम क्या करते हैं, हूबहू उतारने में, शॉर्ट बनाने में लग जाते हैं, ऐसे नहीं बनाना है। इसलिए नोट्स में पहला काम करना है, नोट्स बनाने से पहले कि आपको चीजें समझनी है कि पीवाईक्यू में जाके इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आए, उसी आधार पर नोट्स बनाने, और दोनों को मिक्स कर दो। प्री का मतलब है उसमें फैक्ट ऐड कर दो। विदाउट फैक्ट ना तो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में कोई भी कॉन्सेप्ट का आंसर देने के लिए आपको अच्छे से उसका फैक्ट देना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कुछ भी कोई आप टॉपिक बोलिए जिसके हम नोट्स बनाना चाहते हो तो उसके बारे में बताए। जैसे मैं अगर आपको क्या बताऊँ, किस टॉपिक की बात बताऊँ, मैं अगर मान लो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ले लेता हूँ। अगर प्रेसिडेंट के नोट्स बनाना चाहूँ, मैं मान लो राष्ट्रपति के मुझे राष्ट्रपति का टॉपिक है उसके नोट्स बनाना चाहता हूँ, तो प्रेसिडेंट टॉपिक बनाते समय मुझे 3-4 चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि आज तक प्रेसिडेंट में से प्री के क्वेश्चन कैसे आए और मेंस के क्वेश्चनों की क्या ट्रेंड है, ये मुझे पता होना चाहिए। अब मैंने पिछले 10 सालों के पेपर को समझा और मुझे पता लगा कि किस तरह प्रेसिडेंट के क्वेश्चन प्री में अगर आए हैं। पहला एक आया उसकी निर्वाचन मंडल को लेकर, एक क्वेश्चन इससे घूम फिर के आता है, ये इसके इलेक्टोरल मंडल में क्या होता है। एक क्वेश्चन एक बार आया था इसके महाभियोग प्रक्रिया कैसे होती है, एक बार आया इसका चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, और एक बार ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं प्रेसिडेंट का रिलेशन मंत्रिपरिषद के साथ करते हैं। चाहे प्रेसिडेंट की समाधान की पावर हो या जो भी पावर है प्रेसिडेंट की, उसको हमेशा मंत्रिपरिषद के साथ कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो पॉइंट मुझे हमेशा याद रखना है, प्रेसिडेंट में प्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगला पॉइंट जाता है मेंस के क्वेश्चन, कि मेंस का क्वेश्चन कैसे है। तो मेंस का क्वेश्चन मुझसे पूछेगा कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रेसिडेंट की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या प्रेसिडेंट की संवैधानिक स्थिति के बारे में व्याख्या कीजिए। तो मुझे एक समझना है कि भारत की पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का रोल क्या है, आखिर का प्रेसिडेंट का रोल क्या है। तो प्रेसिडेंट का रोल, एक ध्यान रखना, 2 तरीके के रोल होते हैं, एक सैद्धांतिक रूप से और एक व्यवहारिक रूप से। सैद्धांतिक कहता है कि सारे एग्रीमेंट, देश के सारे नीति समझौते सब कुछ कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास होती है। तो प्रेसिडेंट के पास उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है, उसकी विधायिक स्थिति क्या है, प्रेसिडेंट के क्या क्या प्रिविलेज है, प्रेसिडेंट आपातकाल में क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट संविधान की सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है। हर लेवल पे आपको नोट्स तैयार होने चाहिए, तब जाके आपको लगेगा हाँ आप प्रेसिडेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया। फिर प्रेसिडेंट को केवल प्रेसिडेंट तक ही सीमित नहीं रखना है, मैं चाहूंगा प्रेसिडेंट का न्यायपालिका के क्या प्रेसिडेंट के कार्यपालिका के साथ क्या संबंध है, और प्रेसिडेंट का संसद में क्या रोल है, ठीक है, और प्रेसिडेंट का देश के संवैधानिक रूप से संसद में क्या रोल हो सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है क्या प्रेसिडेंट पद हमारे लिए अनर्थ है, तो मेरा कहने वाला हमें हर लेवल पे क्वेश्चन को तैयार रखने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग को हर लेवल पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और उसी लेवल के अनुसार आपको क्वेश्चन का उसका नोट्स बनाने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको 3 रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे, एक बुक, एक एनसीईआरटी, एक स्टैंडर्ड बुक और एक क्लास नोट्स, क्योंकि वहीं से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी और आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको उसको कलेक्ट करते हुए जाना है। पहला प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट की जरूरत क्या है, प्रेसिडेंट की योग्यता क्या है, ये सारी चीजें आपको करते हुए जाना है। फिर करंट से कैसे लिंक करना है, करंट से लिंक कर देना है, कभी प्रेसिडेंट का मेन रोल क्या रहता है, प्रेसिडेंट कहाँ किसी दिन पुरस्कार बांट रहा है, किसी दिन किससे मिल रहा है, अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, प्रेसिडेंट ने यहाँ यात्रा की है, ठीक है, क्या प्रेसिडेंट विदेश यात्रा कर सकता है, प्रेसिडेंट और उसमें क्या हो रहा है, बस जो चीज़ करंट हुआ है उसको करंट में देख देना। तो मैं एक्चुअली में बताना चाहता हूँ आपको इस तरीके से चीज़ें चल रही, समझे आप जो पूछना चाह रहा है, समझ में आया थोड़ा सा कुछ। सर ये एनसीईआरटी किस क्लास से पढ़े सर?
6 से पढ़े हैं सर या 11 12? एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, देखो एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, देखो नोट्स हमेशा प्री और मेंस के साथ में पढ़ा, क्योंकि फैक्ट आपका प्री और कॉन्सेप्ट आपका मेंस। विदाउट फैक्ट कॉन्सेप्ट का कोई रोल नहीं है, और विदाउट कॉन्सेप्ट फैक्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एक्चुअली आपको एक बता दो, एनसीईआरटी अगर आपकी बेटर समझ है थोड़ा सा, कि आपने थोड़ा सा उस बैकग्राउंड से रखते हो, कि आप जैसे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आए हो या ऐसी चीज़ों से आप आए हो, तो आप एनसीईआरटी 9th क्लास से पढ़ सकते। लेकिन आप बिल्कुल आप बीटेक वाले थे या बीएससी वाले थे या अदर सब्जेक्ट थे और आप अचानक यूपीएससी तैयारी करने आए, तो आप एनसीईआरटी मेरे विचार से 6th क्लास से ही पढ़िए, क्योंकि वो एक अच्छी समझ देगी, टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाता, समझ अच्छी देगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन 6th क्लास की एनसीईआरटी को 6th के स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 6th क्लास की एनसीईआरटी को आपको यूपीएससी की समझ के साथ पढ़ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दो शायद मेरे वीडियो देखना, एक दो यूपीएससी के डायरेक्टली क्वेश्चन 6th क्लास की एनसीईआरटी से आएगा, उसका आंसर 6th क्लास की एनसीईआरटी में था, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको समझ, और वो समझ आएगी आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो एनसीईआरटी 6th क्लास से पढ़ोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात रहेगी, तो पढ़ना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, हो सकता है 2-3 दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन 6th क्लास से पढ़ने से आपकी समझ बहुत अच्छी होगी। सर मेरे 2 क्वेश्चन दे दीजिए बस, अभी ही डाल ओके देना। मैम, एक मिनट, अच्छा एक बार इसके क्वेश्चन हो जाए तो। गौरव जी आपके क्वेश्चन हो गया पूरा? जी सर, जी सर, ओके थैंक यू मैडम सर। आप पूछिए। सर मुझे 2-3 क्वेश्चन और पूछने हैं कि अभी एक सेकंड सर। हाँ सर, ये पूछना था कि अभी जैसे 28 को एग्जाम है, आज 17 हो गई है सर, हमने पहले से ये सोच के रखा था कि 20 तक हम केवल मतलब 20 तक मेरी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी। जिस टाइम पे वो देते हैं मतलब 9:30 से 11:30 और इधर तक की माइंड उस टाइम चलता रहे। तो सर मतलब हम ये सोच रहे हैं कि 20 तक अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है यदि आपके पास जी टाइम है। सर, गौरव बुडानिया IAS कौन देनी चाहिए और PYQ एनालिसिस करना चाहिए, बट हम जैसे पहले से सोच कर चले हैं जिस देखो, हिसाब से। आप 2 दिन, ये बात सही है, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ना फोकस सर मैं वो तो मैं उन्होंने पीवाईक्यू के बारे में सही इसलिए कहा है, क्योंकि देखो पीवाईक्यू आपके एक ट्रेंड को समझा देंगे, क्योंकि आपके एक माहौल बना देंगे, उसी माहौल में आप खो जाओगे एग्जाम हॉल में। लेकिन आप 20 तारीख तक अगर तैसी से अगर आपका कोई 2-4 बचे हुए तो उनको देना कोई बुरी बात नहीं, पीवाईक्यू तो आप फिर भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। और सर PYQ तो अभी तक हम लोग वैसे भी देते ही आ रहे हैं, और 6 दिन हम अलग उनको रखेंगे PYQ के लिए और मोस्टली रिवीजन के लिए। फिर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो आप फिर तो टेस्ट। ठीक सर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ सर, अगर मतलब हम जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं GS1 वाली, तो अगर 75 और 80 अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो सर मेरे अभी तक मतलब 33, 37, 39 इस तरीके से ठीक हो रहे थे, तो बड़ा ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, जबकि मतलब क्वेश्चन में मेरी सर छोटी छोटी गलती क्या होती है, मेरी मिनिस्ट्रीज गलत हो जाती हैं कि ये इनके द्वारा अधिनियमित किया गया, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा होती है कि हम लोग रट नहीं पाते हैं ना सर। तो ये इनसे क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है, तो मेरे काफी करीब 37-38 उन्हीं में अटक के रह जाते हैं, बाकी वो मेरे गलत हो जाते हैं। और सर हमने कल क्या किया कि हमने सोचा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो 93 अटेम्प्ट करे सर, तो मेरे करीब 48 तक सही जा रहे थे। ओके, तो सर मतलब ये एक्यूरेसी यूपीएससी एग्जाम में मतलब क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, टेस्ट सीरीज से अलग होता है, और वो एक क्वेश्चन में केवल हिंट दे के डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, तो सर वहां पे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे ना सर? देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके टेस्ट सीरीज जो नंबर आए वहाँ पर भी आपके नंबर उसी सेम रेंज में आए, अप डाउन होते हैं, अच्छे से हो सकते हैं अप डाउन। टेस्ट सीरीज में मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि टेस्ट सीरीज में बस आपको सीखना है, लेकिन हाँ अगर आप रिपीटेडली एक ही टाइप की गलती कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपको थोड़ा समस्या खड़ी करेगा आपके डायरेक्ट एग्जाम में, जो आपकी फाइनल एग्जाम होगी यूपीएससी। जैसे आप सली मिस्टेक कर रहे हो, पहले 10 कर रहे हो तो अभी भी 10 में ही हो, तो आप 10 वहाँ भी करोगे, वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज में आपको बस ये सीखना है कि 10 को घटाने का रेंज सीखना है। सेकंड, टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि कुछ सेलेक्ट, अब मिनिस्ट्री के लेकर आप मान लो किसी
पेपर दिया आपने कोई विजन का, आपके 10-15 क्वेश्चन गलत हो गए, उसमें 5-7 आपके मिनिस्ट्री से, यूपीएससी मिनिस्ट्री के इतने क्वेश्चन रखेगा, वो तो एक क्वेश्चन देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसको सोचना ही नहीं है कि चलो एक क्वेश्चन गलत ही हो जाए, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। और हो सकता है उस समय उस एग्जाम हॉल में ऐसी मिनिस्ट्री पूछ ली जो आपसे कॉन्फिडेंस आती हो, उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, इसलिए एग्जाम का और इसका माहौल थोड़ा डिफरेंस रहेगा। बस यहाँ एक अपनी कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सी चीज़ें कि अगर आप टेस्ट सीरीज सही से समझ के कर रहे हो, जिसमें आप कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो, जिसमें आप और बहुत कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो, तो आपके मन में विश्वास रहता है, वहाँ कॉन्फिडेंस से वो काम आता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। रही बात नंबर की रेंज कभी सेम नहीं हो सकती किसी के साथ, या तो बहुत ज़्यादा आएंगे या किसी को हो सकता है बहुत कम आ जाए, तो उससे घबराई मत। बस आप थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और ये ध्यान रखिए टेस्ट सीरीज में कहीं आपने ऐसा पोर्शन तो गलत नहीं किया या ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे जो आपको एग्जाम में गलती दे। फैक्ट की कमी होना और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत होना वो कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि तो आप पे आता ही नहीं था, लेकिन आते हुए क्वेश्चन को बेहतर तरीके से ना समझ के गलत करना वो आपकी बड़ी समस्या है, तो उस कमी को आपको दूर करना, ठीक है। तो सर मतलब अटेम्प्ट में कितने करूं, क्योंकि जितना 90 आपसे हो सके आपकी क्षमता का अनुसार, बेकाम में किसी का फेंक, मतलब जिसमें बिल्कुल ही हवा नहीं है उसको टच ही मत करना, ठीक है ना। और जिसमें जितना भी आपका अनुमान लग सके और अनुमान के आधार पर आपकी संभावना है कि 30% ये सही भी हो सकता है, तो उसको छोड़ के भी नहीं आना, ठीक है ना। लेकिन जिसमें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है उसमें बिल्कुल मत फेंक के आना, ठीक है, ठीक है। जिसमें से आप एक एलिमिनेट कर पा रहे हैं लास्ट चांस में, अरे एटलीस्ट 20% भी आपको चांस है ना, उसको भी करके आना है, छोड़ के तो उसको भी नहीं आना, ठीक है। मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग हो हाँ, जाता जो है। आपको ठीक लगे जो भी है ना, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा है छोड़ना नहीं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, सर आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट होगी। आंसर राइटिंग कब स्टार्ट, हम प्री के बाद करेंगे, मतलब प्री के बाद करेंगे हम तो, ठीक है ना। और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आप डेली 1-2 आंसर राइटिंग हम भी करेंगे, आप भी करते रहिए हमारे साथ, तो प्री के बाद करेंगे, ठीक है। अब कई लोगों ने हाँ अपना हैंड रेज किए, एक नेकपाल जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जो 2024 में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मतलब 2024 के एग्जाम देना चाहते हैं, मेरा तो ये मानना है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसकी एक आंसर राइटिंग तो उसी दिन कर दो, है ना। जो आपने पढ़ा है उसकी उसी टाइम आंसर राइटिंग कर दो, बहुत बढ़िया लगेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं सारे टॉपिक पढ़ूंगा फिर आंसर राइटिंग करूंगा, ये गलत बात है। जिस टॉपिक को पढ़ा है उसी का एक क्वेश्चन उठा लिए, उसी को लिख लिए। आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस है, एक आर्ट है जो धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी, ठीक है। हाँ, नेकपाल जी क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेज किया है, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो प्रगति जी आप पूछिए, आपका क्वेश्चन हो तो। सर मेरे क्वेश्चन नहीं, सर आपसे एक बात। अच्छा, आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए मैडम अभी तक। हेलो, जी जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। एक्चुअली में जैसे इकोनॉमिकल मैंने शेयर किया, आपको उन टॉपिकों का रिवीजन करना ही है, ठीक है ना। बाकी मैं कर दूंगा, इन पे तो कम से कम ध्यान रखना ही है, ये टॉपिक तो नज़र में रखनी है, ठीक है ना। वो मैं लिस्ट थोड़ा सा बना के आपको शेयर कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा उन टॉपिक। जैसे पॉलिटी में कहाँ से आप क्या सकते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चनों की संभावना हो सकती है, संभावना ना, उन पर थोड़ा सा एक बार रिवीजन मान लीजिए बस, ठीक है। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू, खत्म हो गए। सर पीवाई की सॉल्व करके चेक कैसे करें। आंसर ये आंसर राइटिंग से मतलब आंसर पीवाई की क्या प्री के या मेंस के मैडम, पहले तो मुझे बताइए प्री के या मेंस के। अच्छा मेंस के, मेंस के चेक करने के लिए तो आपको किसी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। एक बार तो खुद चेक करिए। खुद चेक कैसे करते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, खुद पढ़िए अपने आंसर को, 1-2 बार तो आपको खुद को ही कमी लग जाएगी, मुझे ये चीज़ यहाँ पर करनी चाहिए। दूसरा एक काम कर सकते हैं, अगर आपको चेक करने वाला नहीं है तो आप क्या है टॉपर्स की कुछ कॉपी ले सकते हो, जो बड़ी आंसर राइटिंग करते हैं उनकी कॉपी ले सकते हो, जिनके बड़े नंबर आए उस सब्जेक्ट में। ध्यान रखना, टॉपर्स का मतलब ये नहीं कि उसके हर सब्जेक्ट में अच्छे आए, जिस सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर आए हो उसी को आप कॉपी लीजिए, उसी कॉपी से थोड़ा अपना कंपेयर कीजिए कि हाँ मेरा इसके साथ कितना मैच कर, और यदि आपको कोई और चेक कर पाए तो बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे प्री के बाद 1-2 क्वेश्चन तो आपकी चेक करें। अब कुछ क्वेश्चन मिस रहते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जितने हैं उतना कीजिए अभी आप, ठीक है। हाँ, अब आपके किसी और के डाउट हो प्लीज पूछिए। हेलो सर,
हाँ मैडम। सर मैम पीवाई वॉइस क्यू वॉइस मैं प्लीज थोड़ी सीसेट वॉइस थोड़ी कम आ रही है आपकी। सर सीसेट का मैं पीवाई क्यू कर रही हूँ। तो मतलब कभी किसी पेपर में 20 प्लस सही हो रहे हैं, कभी एकदम लो स्कोर आ रहा है, तो सर क्या करूँ उसके लिए? एग्जाम कब देनी है आपको? सर इधर ही देना है 28 मई को। ओके देखो, अब आपको पीवाईक्यू मतलब सीसेट का डर है ज़्यादा, है ना? हमारे पास समय है मुश्किल से 10 दिन। अब आप 10 दिन में इतना काम तो कीजिए कि आप पास हो जाएंगे। 10 दिन में आपको क्या करना है? 10 दिन में मैं आपको 10 तो मैथ के टॉपिक बताऊंगा। 10 उन मैथ के टॉपिक में एक पीडीएफ मैंने हमारे पास चैनल पे शेयर की थी, टेलीग्राम चैनल पे। जैसे मैंने आपको बताया, माना लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है? ओके सर। अब मान लो लॉस एंड प्रॉफिट बताएं तो लॉस एंड प्रॉफिट के तीन तो फॉर्मूले, ठीक है, वो इस बुक में लिखे हुए। और उन हर फॉर्मूले के दो क्वेश्चन कर लो, बस हर फॉर्मूले के दो क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लो। उससे क्या है कि फॉर्मूला अपने प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, ताकि आप उसको भूलोगे। तो आपको इतना करना है कि जैसे लॉस है, इसके दो मतलब 10 क्वेश्चन कर लिए, परसेंटेज इसके 10 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे करके 10-10 करके आप मुश्किल से 100 क्वेश्चन कीजिए। और इनको 100 क्वेश्चनों को करने के बाद आप मैथ की ऐसी पार्ट को आप पीवाईक्यू में कीजिए जितने आपसे हो सके। मैं ये नहीं कहूँगा 10 साल के कर दीजिए, अब 10 साल के नहीं होंगे, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, जितने हो सके उस पार्ट, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट के जितने 2013 में आए हैं, 14 में आए, 15 में आए, जितने भी आप 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, उसको कम से कम कीजिए। पहला काम ये कीजिए, है ना? इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से क्वेश्चन को समझ के उसका सॉल्यूशन करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है, उसमें से आपको नंबर सिस्टम है, लॉस एंड प्रॉफिट है, परसेंटेज है, 10 एक टॉपिक लिखूंगा, उन्हीं का करना है, बाकी छोड़ देना। दूसरा पार्ट है आपका कंप्रिहेंशन पार्ट की मैं बात करूँ। कंप्रिहेंशन के मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, उनके मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। और अब आपको 10 दिन में 50 पैसेज तो सॉल्व करने हैं पीवाई, कम से कम 50 तो सॉल्व करने हैं। और 50 सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसमें गलत भी हो, सही भी हो, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए उनकी 50। बस एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया 5-6 तरीके से उनका सॉल्यूशन करने के, उनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। रीजनिंग में आप पीवाईक्यू के 50-100 क्वेश्चन कर लीजिए, हो जाए तो जितना हो जाए उतना ठीक, घबराई मत लीजिए, ठीक है ना? तो बेसिकली आप तो इतना ही कर पाओगे, आप इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन डेली अगले 10 दिन में अगर आपका सीसेट कमजोर है, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे सीसेट को टाइम तो दीजिए। बाकी आप 8 घंटे 9 घंटे आप जीएस को दे सकते हो, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे यदि आपकी जीएस सीसेट कमजोर है तो आप इसका ध्यान दें, ठीक है ना? तो आपको ये 2-3 चीज़ें मैं ठीक है शेयर कर सर, दूंगा, थैंक यू सर। आप इन पे काम कीजिए और कॉन्फिडेंस में रखिए। देखो बहुत इजी होता है सीसेट में, आपका मान लो मैथ भी टफ है तो कंप्रिहेंशन पार्ट को करके निकल जाओगे। मैथ में 10-20 क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य से किए, उनको सोल्व करके निकल जाओगे, है ना? तो पीवाई को जरूर सोल्व कीजिए, ठीक है? और कोई डाउट मैडम आपको? सर पीवाई क्यू मैंने सॉल्व किया है। अब आप मुझे बताइए, आपने सॉल्व किया है तो आप बोल रहे हैं नहीं 20-25 सर। क्वेश्चन करते हैं, गलत कहाँ से हो रहे हैं? क्या आपने अटेंड कम किए हैं, गलत ज़्यादा हो रहा है? मैडम आप बताइए गलत कहाँ से हो रहे हैं आपके? गलत सर ज़्यादा हो रहे मतलब हैं? कि अगर आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए, आवाज़ कम आ रही है। सर अगर मतलब 50 क्वेश्चन, सर अगर 50 क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसमें से मतलब 25 सही हो रहा है और 25 रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो ये 50 क्वेश्चनों में आप मैथ के भी कर हाँ। रहे हो या कंप्रिहेंशन पार्ट ज़्यादा डिपेंड है? सर मिक्स मैच अप्रोच है मेरा, मतलब कुछ कॉम्प्रिहेंशन से और कुछ मैथ से। हाँ देखो मैडम, मैथ के क्वेश्चनों में सामान्य पे गलत ज़्यादा नहीं, अरे आपने थोड़ा सा सही पढ़ा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चनों में आपको हम सॉल्यूशन से आंसर निकालते हैं। मैथ के क्वेश्चनों में ऐसा है नहीं कि आप कुछ भी आंसर लगा दो, ठीक है ना? इसलिए सामान्यतः मैथ के क्वेश्चनों में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, हाँ। ठीक है ना? तो अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, मैं ये कहूँगा आप पीवाई को सॉल्व कीजिए और शुरू में आप पूरे 80 क्वेश्चनों से गो थ्रू होकर के देखिए और सबसे इजी क्वेश्चनों को अटेंड कीजिए। पहला काम ये करना है। सेकंड, आप ये देखिए कि मेरा आखिरकार गलत किस पार्ट पे हो जाता है। क्या मेरा गलत इसलिए हो रहा है कि मैं क्वेश्चन को जानती नहीं थी? क्या गलत मेरा इसलिए हो रहा है कि कंप्रेशन पार्ट में मैंने ढंग से नहीं पढ़ा?
कोई कंप्रेंशन पार्ट्स कोई डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं है, यदि आप थोड़ा सा इत्मीनान से उसको पढ़ो, ठीक है ना। आप कुछ वीडियो देखिए एक बार, आप अपने आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, एक दो वीडियो देखिए, फिर आपको 3-4 दिन बाद फिर हम मिलेंगे तुम्हारे लैब इसके साथ, तो आप इन 3 चीज़ों के कीजिए कि आप कुछ कुछ पोर्शन में उसको दबा दीजिए, ठीक है ना। और जो PYQ करके आपके 20 क्वेश्चन आए हैं उसमें, उसी PYQ को दोबारा सॉल्व कीजिए एक बार जाकर, ठीक है, टी सेट का उसी साल के पेपर को दोबारा सॉल्व कीजिए, ठीक है मैडम। हुआ हेलो आपका? सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ अभी, और मेरे को हो गए हैं करीबन, मतलब 7 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था 2022 से। इट मींस कम तो 6 सर महीने हो अभी, गए ना? हाँ सर, 6 महीने हो गए। हाँ 6 महीने हो गए, और सर 2024 में अटेम्प्ट देना है। तो सर मैंने ऐसे और हिंदी ऑप्शनल, मतलब हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिया है, और ऐसे का भी मतलब इस सबकी मतलब जैसे क्लास ले रहा हूँ मैं। पर सर मेरे को मतलब एक डाउट है कि मतलब मैं 2024 में एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो मेरे को ये डाउट है कि जैसे कि मेरे पास अभी जो बीए फाइनल की मतलब जो मार्कशीट होती है वो अभी अवेलेबल नहीं है, और 2024 में हो सकता है कि वो अवेलेबल नहीं हो, तो मैं फॉर्म तो डाल सकता हूँ सर? नहीं, आपका रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब जो बीए में आप क्या हाँ, कर रहे हो, बीए कर रहे हो? अभी हाँ बीए कर रहा हूँ, सेकंड ईयर तो सर मैंने दे दिया, मतलब जैसे हाँ, सेकंड ईयर का एग्जाम फाइनल तो का लग गया रिजल्ट कब मेरा। तक आएगा? फाइनल ईयर का रिजल्ट सर अभी तो एग्जाम लगेगा, मतलब जनवरी फरवरी में लग जाएगा एग्जाम, उसके 24 में? बाद आएगा रिजल्ट मई तक आ जाएगा, मतलब हाँ 2024 में मई तक रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, और एज भी आ रही मेरी, मतलब और तो एलिजिबल हूँ, पर बस वो मार्कशीट अभी अवेलेबल नहीं है, तो फॉर्म तो डाल सकते हैं ना सर? मार्कशीट इज इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्कशीट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस फॉरम में तो हम अपियरिंग बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट हाँ है हाँ कि जब एग्जाम में यूपीएससी एक डेट फिक्स करती है, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अगस्त है या 1 अगस्त है, उस डेट से हम्म। पहले आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए, है ना। हाँ सर, उससे पहले तो आ जाएगा। हाँ, उस डेट से पहले हाँ आपका रिजल्ट जरूरी है, ठीक है ना। और हाँ उसके हाँ बाद इंटरव्यू से पहले आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, वो भी आ जाएगी डिग्री अवेलेबल, तो आपकी लेट भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्कशीट होनी चाहिए, वो चीज़ जरूरी है, तो ऐसा है कुछ ना। नहीं है। और हाँ, हाँ हाँ, रिजल्ट कब तक आता है और आपका? सर रिजल्ट मई में आ जाएगा, मतलब मई के फिर भी लास्ट मुझे जून लगता तक। है आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि मुझे हाँ डेट सर, देखनी पड़ेगी, एलिजिबल। डेट फिक्स करती है एपीएससी, वो डेट एक बार देख लो। अच्छा, हाँ, और सर मैं मतलब डेली क्लास मेरा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है अभी। मैंने जियोग्राफी और मतलब प्रीलिम्स के लिए तो अभी तैयारी, मतलब जैसे वो प्रीलिम्स के लिए मेरा टारगेट है कि जनवरी से मई तक पूरा प्रीलिम्स को दे दूंगा, पहले मेंस की कर रहा हूँ सर मैं, दोनों के एक साथ कर रहा हूँ मतलब। और सर फिर मतलब क्या है कि अभी दिसंबर तक तो मेंस के ऊपर ही रहूंगा, उसके बाद प्रीलिम्स की करूंगा, तो सर अच्छा रहेगा वो कि अभी प्रीलिम्स की करने में फायदा है? नहीं, प्रीलिम्स करो या पीवाई भी सॉल्व कीजिए, और कोई मन किया और किसी दिन इसे, संडे को एक टेस्ट निकाल दिया, है ना। हाँ हाँ या कोई हाँ, देखो, प्रीलिम्स कोई एक्स्ट्रा स्पेशल तो है नहीं, आप मेंस पढ़ रहे हो तो नहीं है उसमें सर। प्रीलिम्स का पार्ट तो होना ही चाहिए, है ना, हाँ बेसिक का सर। तो कम से कम। बाकी चीजें हाँ आप प्री कंसंट्रेशन हो सकते हैं 2 महीने 3 महीने पहले, तो उस समय काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो सर तो मतलब फरवरी बाद लेने में अच्छा है, मतलब प्रीलिम्स के ऊपर हाँ, ज्यादा जनवरी फोकस फरवरी फरवरी में बाद लेना करना अच्छा है। है, लेकिन अभी जैसे पीवाई भी सॉल्व अब किया, टेस्ट दिया, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हाँ प्री के पार्ट को कम से कम याद रखना चाहिए। हाँ सर, वो तो दे रहा हूँ मैं, और करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि की साइट है, उसको भी अवेलेबल है वो, तो उस हाँ, पे कोई भी मतलब एक डेली साइट का फॉलो कर डेली। सकते हो, हाँ हाँ सर, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद सर। अच्छा, किसी का एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह रहा है, मैं उसको कर देता हूँ, है ना। ओके ओके सर। सर पीवाई को सॉल्व करके चेक कैसे करें, ये ठीक है, मैंने बोला टॉपर्स में तो कुछ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर मैं पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नोट्स बनाऊंगी, तो नोट्स बनाते टाइम क्या इंक्लूड करूँ प्लीज सर, साउंड क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, देखो, मान लो आप सुप्रीम कोर्ट के नोट्स बनाना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी का एक मूलभूत अंग है, और सुप्रीम कोर्ट ही वो पार्ट है जो मौलिक हमारी डेमोक्रेसी को लिमिटेड गवर्नमेंट बनाए रखता है, हमारी डेमोक्रेसी को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाए रख सकता है, हमारी डेमोक्रेसी के पूरे वैल्यूज को बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बना के रखती है, ठीक है ना। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आप स्ट्रक्चर को देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के रोल को देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट आए हुए डिसीजंस को देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट का संसद के साथ रिलेशन देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के साथ रिलेशन देखिए, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का रिलेशन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यू इनिशिएटिव आए से आपकी PIL है, तो PIL का क्या रिलेवेंट है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट ट्रेंड है, उसको आपको समझना है,
ये आपके सुप्रीम कोर्ट से टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अगला आप में से किसी दोस्त का सर डाउट? यूपीएससी सर डिमांड कैसे समझे सर, एक बार वो बता दे सर थोड़ा। यार यूपीएससी की डिमांड समझने की दो चीज लेंगे, एक साइड खोलो सिलेबस और दूसरी साइड खोलो पीवाईक्यू। ठीक है ना, पीवाईक्यू हालांकि मैंने एक दो वीडियो पढ़े हैं, मैंने उसमें बताया इसमें कि कैसे आपको समझना है कि हाँ क्वेश्चन से कि हाँ ये मुझे पढ़ना क्या है इसमें। तो देखो जी सर। जैसे अगर मान लो कि जैसे आप मैं मान लो कि मुझे पढ़ना है कि जैसे मैं कोई भी टॉपिक आप बोल दीजिए कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, जैसे बोलिए कोई भी टॉपिक आप, ठीक है ना, कि मैं इस टॉपिक को पढ़ना चाहता हूँ, यूपीएससी की डिमांड कैसे समझे इस टॉपिक के लिए। यूपीएससी की डिमांड में सबसे पहला काम मैं भूल गया उसको अभी बता दो, सिलेबस लीजिए एक साल और एक साल लीजिए आपको पीवाई सिलेबस में मान लो जीएस फर्स्ट टू 3 जो भी है आपका, वो जीएस फर्स्ट में पहला आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है वो क्या कहता है उसको डिफाइन करते हुए समझे प्लीज। ठीक है ना, वो आपकी आपके स्टार्टिंग टू आज तक की आपकी सारी आर्ट्स को लेता है, सारी कला संस्कृति साहित्य जो भी है आपका वो सब लेता है। ठीक है, तो अब मुझे ये समझना है कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे। यूपीएससी हो सकता है हड़प्पा की नगरीय व्यवस्था को लेकर क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी हो सकता है कि संगम कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति को लेकर क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में हो सकता है कि किसी पानीपत के तृतीय युद्ध की इंपॉर्टेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा हो, है ना। तो मुझे एटलीस्ट एक पता लग जाएगा कि मैं जब इस टॉपिक को पढ़ूँ तो यहाँ से क्वेश्चन की ट्रेंड क्या हो सकती है, यूपीएससी क्या डिमांड हो सकती है और यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। जैसे अगर प्री के क्वेश्चनों को मैं कॉन्सेप्ट दूँ तो मौलिक अधिकारों से पूछेगी आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 40, घूम करके क्वेश्चन उसकी यही आता है। ठीक है, लेकिन मेंस के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये पूछेगा आर्टिकल 19 एवं 21 से क्वेश्चन पूछती है और वो भी न्यायपालिका और कार्यपालिका को जोड़ के पूछेगा। तो पीवाईक्यू और सिलेबस से ही आप समझ पाओगे कि आपका यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है। ठीक है ना, ऐसे यूपीएससी राजाओं के बीच युद्धों को नहीं पूछता कि कौन से राजा ने कैसे युद्ध लड़ा, कौन जीता, युद्ध की कहानी क्या थी, वो ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा जो युद्ध था उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या था, प्लासी का युद्ध किस तरीके से भारत के लिए अंधकार और ब्रिटिश कंपनी के लिए कह सकते हैं कि उसके आशा की किरण के रूप में आया, है ना। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, अब इसमें वो पूछना चाहता है कि प्लासी के युद्ध का इंपॉर्टेंट ब्रिटिश के लिए क्या था और हमारे लिए नुकसानदायी क्या था। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को जब पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में यूपीएससी की डिमांड क्या है। ठीक है ना जी सर, थैंक यू। सिलेबस और पीवाईक्यू के साथ मेल। अगला हेलो हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ जैन सर। जय है सर अभी तो यूपीएससी का आंसर, हाँ सर वो ना 28 मई को एग्जाम है ना यूपीएससी का। यस यस हाँ थोड़ा सा वही कंफ्यूजन में पड़े हैं अभी। यूपीएससी का अभी आया है ना आंसर की, क्या कंफ्यूजन में, क्या कंफ्यूजन हो? बस वही डर है, बहुत थोड़ा डर लग रहा है। लगना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो सर क्या करूं उसके लिए? बताएगा कि आप कितने सीरियस हो उस एग्जाम के प्रति। जो लोग टप्पे देने जाते हैं, जो लोग एग्जाम में वैसे अपीयर होने जाते हैं, उनको थोड़ा लगता है डर तो सीरियस कैंडिडेट को लगता है, लेकिन डर को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है। ठीक है ना सर, मैंने आपको पहले बताया था ना पिछले बार में, हम तो मेरा दोनों हुआ था, यूपीपीसीएस और यूपीएससी का दोनों मैंने मेंस लिखा था। अब की बार भी वही है कि मेरा यूपीपीसीएस हुआ है। ठीक है, मैंने चेक किया आंसर की, ठीक ठाक आया। पिछले बार से 5 नंबर बढ़ा है अब की बार, है ना। तो वही आप 28 मई को एग्जाम है यूपीएससी का, तो उसके लिए क्या करूं? थोड़ा अंदर से बहुत डर लग रहा है कि पता ना होगा कि नहीं होगा। कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा पड़ेंगे। यूपीपीसीएस निकाल दी और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, कुछ नहीं करना है। 10 दिन है, एक दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, उसका बेसिक पढ़िए, करंट पढ़िए और उसके 10 20 50 पीवाईक्यू कीजिए। सेकंड डे दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसका बेसिक पढ़िए, पीटी 365 जो भी पढ़ना है वो पढ़िए। ठीक है ना, और उसके 10 20 पीवाईक्यू कीजिए। 10 20 ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे इस समय, आपको इतना टाइम नहीं। ठीक है, ये काम करना 10 दिन। हाँ सर, मैंने आज जैसे मान लो इकोनॉमी है 2 दिन ले जाएंगी आपकी, और एनवायरमेंट है वो भी हो सकता है आपके 1 से 2 दिन ले जाए। तो ऐसे करके आपको करना है बस, और जितना हो जाए उसमें कॉन्फिडेंस रहना है। रिवीजन मत छोड़ना, जो पार्ट आपने पढ़ा है कम से कम उसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन अधूरा पढ़ा था, मैं इसका रिवीजन नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं इसको गलत करती हूँ। वो नहीं होना चाहिए।
सर मैंने टेस्ट सीरीज लगाना बंद कर दिया, क्योंकि पहले लगाया था पूरा फुल छोड़ो, लेंथ अब लगा छोड़ो, दिया जितना लगाया अपना नंबर। सोल्यूशन पढ़ लीजिए। हाँ, जितना मेरा नंबर आया था ठीक ठाक नंबर आया था, मैंने उसका जो ऑप्शन होता है उसमें उसको अच्छे से एनालिसिस किया। बस उसके बाद मैंने कहा कि अब छोड़ देना चाहिए। मैंने हो गया पिछले 10 तारीख को मैंने छोड़ दिया सब कुछ, है ना। अब बस रिवीजन कर रहे हैं, बस रिवीजन चल रहा है बस हर सब्जेक्ट का। जैसे ठीक आज ठीक, मेरा उसको आप कीजिए, हिस्ट्री है। बस कोई टेंशन मत लीजिए। अब जो है रिवीजन कीजिए और थोड़ा पीवाईक्यू को थोड़ा नजर में रखिए। हाँ, सिसैट को लेकर सर फंसा रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, कि सीसेट क्या डर लग 4-5 रहा है साल कि के शायद पेपर मैं कर अब की लिया बार करो, डेली बैठ के हो एक सकता पेपर किया करो। मुझे इस बात का डर है ना, क्योंकि अब की बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो हो सकता है सिसैट टफ बना दे। अरे ऐसे मत सोचा करो यार, परसेप्शन मत किया करो कि क्या टफ बनेगा क्या है ना। आप अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखो बस। देखो मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो आएगा वो आएगा, ठीक है ना। वो तो लेकिन है उसको सर। परसेप्शन को अभी सोच के अपने दिन मत खराब करो, है ना। अभी सोच के अपने मन में डर पैदा मत करो। हो सकता है आपका परसेप्शन सही भी निकल जाए, लेकिन हो सकता है आपका परसेप्शन गलत ही निकल जाए, ठीक है ना। हाँ सर, वही थोड़ा कंफ्यूजन में कि हो अरे सकता नहीं है यार, हो सकता है वैकेंसी ज़्यादा क्यों थी। गलत सोचे। देखो गलत सोचने से अच्छा तो कुछ होने वाला नहीं है अभी। कम से कम अच्छा वो तो सोचने से आपका मन तो खुश रहेगा, कम से कम अगले 10 दिन तो, है हाँ ना। सर, वो तो है। ठीक है ना, ओके। उसके बाद देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा 28 तारीख के बाद। हाँ, 28 के बाद। ओके, थैंक यू अच्छा, किसी सर। ने एक क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ। सर एकदम डर लग रहा है, क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, कुछ होगा या नहीं होगा एग्जाम कोई। अच्छा, किसी मैडम मैडम ने दिव्य मिश्रा जी ने किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर एकदम डर लगता है, क्या करूँ क्या पढ़ूँ, कुछ होगा या नहीं होगा, एग्जाम कभी क्वालिफाई कर पाऊंगी या नहीं। अभी स्टेट पीसीएस का रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, उसमें भी नहीं हुआ, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। देखो एक चीज ये बात सही बात है, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता उनके लिए तो प्रीलिम भी बड़ी पहाड़ की तरह होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपका एक बार नहीं निकला इसका मतलब ये निशानी कभी नहीं है कि आपका कभी निकलेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्रीलिम्स एक शॉर्ट लिस्ट होती है। अब शॉर्ट लिस्ट में कई बार उस लिस्ट में अच्छे अच्छे धुरंधर भी प्री में पास करने से रह जाते हैं। जिस दिन आप प्रीलिम्स देने गए उस दिन हो सकता है क्या माहौल था उसका, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे थे उस दिन आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन थी या नहीं थी। हो सकता है आपको बहुत सारी जो क्वेश्चन का आंसर आप लगा रहे थे उस दिन नहीं लगा ढंग से। कई कारण हो सकते हैं फेल होने। इसलिए फेल होने का की वजह ये, फेल होने की वजह से आप ये नहीं कर सकते कि मेरा नहीं निकले, ये बिल्कुल नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बस, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो उसके कारण जरूर पता होना चाहिए। जैसे मान लें मेरे किसी एग्जाम कम नंबर आए तो मुझे पता है कि क्यों आए, मेरा एक पार्ट कमजोर था इसलिए आए। तो अपनी कमजोरियों को पहले थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा पार्ट है जहाँ मैं पिट रहा हूँ। क्या मेरा एग्जामिनेशन का हॉल का पार्ट है, तो मेरे एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस कम है या कुछ कारणों की वजह से, उस पार्ट पे आप काम कीजिए। सेकंड, जितना ज़्यादा हुए अपनी तैयारी को थोड़ा और स्ट्रेंथ कीजिए। आपका कोई पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमी जो भी कमजोर है उसको दोबारा से कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन है उसको इम्प्रूवमेंट कीजिए, और जो अपनी सिली मिस्टेक्स है उनको थोड़ा डिक्रीज कीजिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार प्री फेल हो गए, 2 बार प्री फेल, अरे ऐसे लोग 6-6 बार प्री, मतलब 5-5 बार प्री फेल हुए, लास्ट अटेम्प्ट में निकले, एक बार आर पार निकल के चले, ठीक है ना। तो घबराइए नहीं, सिलेक्शन तो आपका होगा ही जब आपने ठान लिया है। तो बस अपनी कमियों को थोड़ा सा चेक कीजिए, कौन सा पार्ट जब मिस हो रहा है, और उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा 2024 के लिए। 2024 के लिए अगर मैं बात करूँ, देखो 2024 के लिए देखो एक चीज ध्यान रखना, आप कितने सब्जेक्ट लेके चलना है, कितने घंटे पढ़ना है, भाई ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेके चलिए, या हो सकता है किसी दिन एक सब्जेक्ट लेके ही उसको खत्म कीजिए, अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कौन सी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी लगती है। सेकंड बात, 2024 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, 2024 की तैयारी के लिए अभी तो आपको कम से कम 10 महीने इसमें देना ही होगा, ठीक है ना। इसके लिए 3-4 महीने बेसिक पे दीजिए, अभी करंट पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। और बेसिक पे देने के लिए पहले पीवाईक्यू को समझिए, फिर एनसीईआरटी को पढ़िए, और फिर आपको नोट्स बनाना चालू कीजिए। नोट्स बनाने के लिए आपका टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी के साथ होनी चाहिए, कम से कम 10 घंटे पढ़ोगे तो ही 2024 का अच्छे से कर पाओगे। नोट्स में क्वालिटी होना जरूरी है, ऐसा नहीं पूरी कहानी उतारने लग गई, ठीक है ना। तो नोट्स का एक वीडियो हम वैसे बता देंगे आपको लाइव कैसे बनाते हैं, लेकिन वो प्री के बाद ही बता पाएंगे उसको, ठीक है ना। 2024 के लिए इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए मैडम। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे पता कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो सही है या गलत है, कैसे पता कि आपके नोट्स सही है या गलत, देखो अगर आप बात करें भाई फैक्टों के बारे में, तो फैक्ट तो आप नोट्स में से कहीं ना कहीं लिखते होंगे,
किसी चीज़ को देख के लिखते होंगे तो गलत तो नहीं हो सकते। लेकिन नोट्स की क्वालिटी के अगर बारे में बात करूँ तो नोट्स की मेरे लिए क्वालिटी है कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं उन नोट्सों को पढ़ के यदि मैं उस टॉपिक के क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे नोट्स क्वालिटी है। यदि मैं उस नोट्सों को अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया लेकिन उनमें से ऐसा नोट्स बनाया कि यूपीएससी में एक क्वेश्चन ही नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मेरी नोट्स में कोई ना कमी है। और कमी है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं की, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी पीवाईक्यू मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं की। तो मैडम नोट्स की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड होती है कि आपके नोट्स को पढ़ करके आप कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे हो। यदि आप 60% क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे हो तो आपके नोट्स तभी, ठीक है। मैपिंग के लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, दूसरा वीडियो हम कल डिस्कशन करेंगे, शायद थोड़ा टाइम रहेगा तो कल आपके साथ मैपिंग के लिए चीज़ है। जब भी आप मैपिंग पढ़ो आपको सबसे पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये पता होना चाहिए, राइट, जितने भी देश है उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ज्योग्राफी की चीज़ें, मतलब ज्योग्राफिकल सिचुएशन, जैसे ये 10 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो क्या होगा, साउथ पोल पे क्या जाएंगे, उनकी सिचुएशन क्या है, उस पर फोकस करना चाहिए, तब जाके आपको मैपिंग के स्टेज में। तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया, उसको आप एक बार देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है। और कोई सर मुझे क्वेश्चन याद आ ओके गया। मैडम, आपका क्वेश्चन पूछिए। सर मतलब हम इस हिसाब से चलते हैं सुबह कि इस 9:30 से 11:30 पेपर दिया, तो 11:30 बजे खाना खाने गए, तो 12 बजे से हमको सर बहुत नींद आती है, और मतलब इतनी ज्यादा नींद आती है कि हम सोचे कि सोना नहीं है, क्योंकि 2:30 बजे से फिर एग्जाम लगा होगा सर, वहां पे अगर नींद आएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और सर इतनी नींद आती है कि अगर ना सोए तो भी प्रॉब्लम है, और सो जाते हैं तो फिर वहां कैसे मैनेज करेंगे। एक्चुअली मैडम एक बात बताऊं, एग्जामिनेशन ऐसा हॉल होता है, एग्जामिनेशन हॉल जहाँ अच्छों की नींद चली जाती है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन हॉल में नींद नहीं आएगी, टेंशन मत कीजिए, तो गारंटी ले लो अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में नींद आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात का डर मन से हटा दीजिए, बस एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम से एक दिन पहले ढंग से सो के जाना। एग्जाम से एक दिन पहले आपको नाइट में अच्छे से सो के जाना। अगर आप सुबह तक पढ़ते रहे फिर एग्जाम देने पहुंचे, है ना, मैं एक कैंडिडेट को ऐसे जानता हूँ जिसने अपनी पढ़ाई सुबह तक की अच्छे से और एग्जाम हॉल में जाके सोया था, चाह करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना है कि आप एक दिन पहले अच्छे से सोना है, और अभी आप जब मन करे सो जाओ। ऐसा मत सोचो मुझे 9 to 30 या जो भी टेस्ट देना है, देखो इतना ज़्यादा अपने आप को मशीन की तरह फिक्स मत कीजिए, है ना। बस आप इस समय ये फोकस कीजिए कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या सीखना है। टाइम का होना, वहाँ नींद ना आना, ये अपने आप एग्जाम करवा देगी आपसे, ठीक है ना। किसी भी सिचुएशन में आपको उस दिन नींद नहीं आएगी, ये गारंटी है, यदि आप घर थोड़ा बहुत सो के गए हो तो इस बात से घबराइए मत मैडम, आप बस जाइए और आपको नींद आ जाए तो गारंटी हम आपको 28 तारीख को फिर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का डर ऐसा होगा, एक तो आपकी तैयारी और एक आपका कॉन्फिडेंस और एक आपका टारगेट, वो आपको नींद नहीं आने देंगे एग्जाम से, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस उस टाइम पे कोई नींद नहीं आएगी आपको, डोंट वरी। सर इतना पढ़ लिया, मतलब पीटी 365 इतना रिवीजन कर लिया, उसके बाद भी डर इतना लग रहा था, होएगा नहीं होगा, होएगा नहीं होगा, फिर होगा मेरे नहीं होगा इसका तो ये रहा आगे। तो प्रीलिम्स में एक चीज है, प्रीलिम्स में थोड़ा कॉन्फिडेंट होना इतना इजी नहीं है जितना मेंस में कॉन्फिडेंस जाता है। मेंस में जैसे पेपर अच्छा गया तो मैं कॉन्फिडेंस होता हूँ मेरा निकल जाएगा, प्री में थोड़ा सा मतलब जब तक पेपर सॉल्व करे घर नहीं आएंगे तब तक कॉन्फिडेंट पे नहीं आएंगे, क्योंकि प्री में चीज़ें थोड़ी ट्रेकी होती है। प्री में कई बार बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी आपका नहीं हो पाता, और कई बार कम तैयारी होने के बावजूद भी आपका हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस में रहिए कि मेरा अच्छा होगा, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी है, मेरे पास चारों ऑप्शन तो रहेंगे ही, मेरे पास सारे मेथड पता है मुझे, मैं धैर्य से करूँगी, टाइम दूंगी, समय का यूज करूँगी और कॉन्फिडेंस में रहूँगी, तो आपका आराम से हो जाएगा। एक अच्छी उम्मीद रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे थोड़ी बहुत, ठीक है। कुछ चीज़ें उसमें छोड़, अपने कर्मों में कमी मत रखिए कि मेरा कोई पोर्शन तो कमजोर नहीं है, अभी मेरी कोई प्रैक्टिस तो कमजोर नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। सर मैंने पीवाई को सॉल्व कर रही हूँ, अभी तो ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा, डोंट वरी मैडम, आप ध्यान रखना, ज़्यादा नंबर नहीं आने का से दुख मत हुई कि मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा। आपको बस ये सोचना चाहिए
कि ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आ रहे, उस पर काम कीजिए बस, कि क्या मैंने उस चीज़ को पढ़ा नहीं था, क्या मैंने सिली मिस्टेक्स की थी, क्या मुझे उस चीज़ में समझ कम थी, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना, आप डरिए मत। अगला प्रश्न जतिन कुमार जी ने पूछा है। अगर एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बोलता कम हूँ, लोग हमारे इसको शेयर करते जरूर रहिए। एक बार कभी आपका जहाँ भी मिले आप किसी से, तो इसका लिंक जरूर शेयर कर देना लोगों के साथ, हमारे टेलीग्राम यूट्यूब का, ठीक है ना। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, किसी ने पूछा है सर मेरे 2 बार प्रीलिम्स का दिया है और अब है थोड़ी कम तैयारी है, तो मुझे ऐसा इस बात का डर लग रहा है कि थर्ड हो जाएगा, तो उससे पहले हो रही मैं नहीं कर समझ रहे। अच्छा जतिन कुमार जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए मेरे साथ। जतिन कुमार जी है हमारे साथ, आप वॉइस करके बोल दीजिए जतिन कुमार जी, मैं क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जतिन कुमार जी का क्वेश्चन था, मैं खुद पढ़ 2 बार प्रीलिम्स दे दिया और अब भी थोड़ी कम तैयारी है, तो मुझे तो ऐसा बात इस बात से डर लग रहा है कि थर्ड हो जाएगा, तो उसी से बोल तो अच्छा ओके। देखो, आपको इस साल प्री देना है नहीं देना है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपको 10 दिन बाद एग्जाम देनी है, लेकिन आपको खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी का यूपीएससी के लिए होनी चाहिए थी, अगर उसका 50% प्लस भी है तो दे दो, लेकिन अगर 10-20% 30% पे ही अटके हुए तो मत दो, है ना। लेकिन 50% है तो दे दो आप तैयारी। और मुझे लगता है आपने 2 बार प्री दिया है, तो आपकी इतनी कम तैयारी तो होगी नहीं। बस इस समय 10 दिन आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, रिवीजन पे, पीवाईक्यू पे, बस इन पे फोकस कीजिए। और अगर आपके पास समय है, अटेम्प्ट है, तो एग्जाम देके आ जाइए, यदि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है तो। अगर मेंस की तैयारी भी जीरो टाइप में या कमजोर है तो मत दीजिए, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? अदरवाइज हम इसको बाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज इसको बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।